नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा। तो आइए हम देखते हैं संज्ञा प्रकरण। यद्यपि संज्ञा हिंदी व्याकरण में सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो बाद में हमें तकलीफ देती हैं। जब हम किसी कंपटीशन में जाते हैं तो संज्ञा से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आते ज़रूर हैं और कभी कभी उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए हम इस प्रकरण को पूरा क्लियर कर लेते हैं। देखें, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं ना कि वह देश जो दुनिया का सबसे निराला है उसे भारतवर्ष की संज्ञा दी जाती है। तो संज्ञा का मतलब है नाम। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, ये परिभाषा हमने कक्षा 6 में ही तैयार कर लिया है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखें, किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी वस्तु का नाम होना चाहिए, किसी स्थान का नाम होना चाहिए और किसी भाव का नाम होना चाहिए। तो जैसे गोपाल, मोहन, कुर्सी, मेज, पुस्तक, दिल्ली, लखनऊ, मानवता, सुंदरता, अच्छाई, बचपन आदि तमाम नाम आ गए। अब आप देखें कि किसी व्यक्ति का नाम आना चाहिए तो गोपाल और मोहन 2 नाम दे दिया। किसी वस्तु का नाम आना चाहिए तो कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि 2-3 वस्तुएं मिल गई। स्थान या भाव का नाम आना चाहिए तो स्थान में दिल्ली और लखनऊ आ गया और भाव में मानवता, सुंदरता, अच्छाई, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे ये आपने देख लिया। अब देखें, संज्ञा के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा और नंबर 2 अर्थ के आधार पर संज्ञा। हमारे वैयाकरणों ने 2 भेद बताए हैं, संज्ञा के 2 प्रकार बताए हैं कि एक व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, दूसरा अर्थ के आधार पर संज्ञा। अब देखें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब हम इनका आगे थोड़ा सा वर्णन करेंगे कि नंबर 1 रूढ़। रूढ़ क्या है? इसे आप मूल भी कह सकते हैं, मूल शब्द, इसे मूल शब्द भी कह सकते हैं। और इनकी हम परिभाषा लिखेंगे कि जिनके सार्थक खंड ना हो सकें, 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 वो रूढ़ कहलाते हैं, रूढ़ संज्ञा कहलाती हैं या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कुछ नाम लिख लें, जैसे घर, जैसे रथ, जैसे आम। घर, रथ, आम। और हम नाम ले लें जैसे कृष्ण, कावेरी, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। कावेरी है ये, बा का पेट नहीं चिरेगा, कावेरी। और हम ले लें जैसे वस्त्र, सड़क, कमरा, ये तमाम शब्द आदि, तमाम शब्द इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये रूढ़ संज्ञाएं हैं, मतलब जिनके सार्थक खंड ना हो सकें। सार्थक का मतलब जैसे घर में आपने घ हटा दिया तो र बेकार हो गया, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। रथ, आम ऐसे शब्द हैं और कृष्ण, कावेरी, वस्त्र, सड़क ऐसे कई 100 शब्द हैं। अगर आपने इनमें से आगे या पीछे का कोई भी वर्ण तोड़ दिया तो फिर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो जिनके सार्थक खंड ना हो सकें वह रूढ़ संज्ञा कहलाती हैं। जैसे ये हो गया। अब दूसरा देखिए, यौगिक। यौगिक का मतलब है, योग का मतलब है जोड़, और योग प्लस इक बराबर यौगिक। तो यौगिक शब्द की परिभाषा जो है वो वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हों, सार्थक खंडों के योग से बने हों।
वो यौगिक होते हैं। वह शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हों, जैसे देखिए धर्म प्लस शाला। दूसरा शब्द ले लेते हैं पाठ प्लस शाला। तीसरा ले लेते हैं पुस्तक प्लस आलय। एक और ले लेते हैं छात्र प्लस आवास। अब आप देखें कि धर्म और शाला ये दोनों सार्थक खंड हैं, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ निकलता है। पाठशाला अलग अलग अर्थ निकलता है दोनों खंडों का। इसी तरह पुस्तक आलय और छात्र आवास ये हैं। तो ये आपस में धर्मशाला, पाठशाला, पुस्तकालय, छात्रावास ये दो सार्थक खंडों के योग से बने हैं। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आप दोनों में अंतर देख लीजिए कि आपने पुस्तकालय को तोड़ दिया पुस्तक प्लस आलय, तब भी पुस्तक का भी अर्थ है और आलय माने घर होता है, पुस्तक का घर। ऐसे विद्यालय होता है विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। तो आप विद्यालय से भी अर्थ निकल रहा है और विद्यालय के दोनों खंडों को तोड़ दीजिए तो भी अर्थ निकल रहा है। और यहाँ पर जो रूढ़ या मूल शब्द हैं उनमें घर में से तोड़ दीजिए तो अर्थ नहीं निकलेगा। ये मूल शब्द हैं, इन्हें तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा सकता। और ये यौगिक है, ये दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हैं। अगर आप इन्हें अलग कर देंगे तब भी इनका अस्तित्व होता है। और अब तीसरा है हमारा योग रूढ़। और इतना याद रखिएगा कि इनमें से एक दो चीज़ें आ जाती हैं आपके पेपर में, खासतौर से रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। इसलिए ध्यान रहे, इन्हें जरा गौर से समझ लीजिए बात को। योग रूढ़, योग रूढ़ की परिभाषा है कि जो एक से अधिक सार्थक योग से बने हों, जो एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हों और नया अर्थ देते हों, नया अर्थ देते हों, वह योग रूढ़ कहलाते हैं। जो एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हों और नया अर्थ देते हों वो योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं सब इसमें आ जाएंगे। जैसे हमने ले लिया नील प्लस कंठ, हमने ले लिया दश प्लस आनंद, हमने ले लिया पंक प्लस ज, हमने ले लिया जल प्लस द। और एक दो शब्द और लेते हैं, हमने ले लिया लंब प्लस उदर और पीत प्लस अंबर। अब आप देखें कि योग रूढ़ किसे कहते हैं। योग रूढ़ का मतलब कि यौगिक शब्द भी हों और वो रूढ़ अर्थ देते हों, कोई प्रसिद्ध अर्थ देते हों, कोई नया तीसरा अर्थ देते हों। तो जो एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हों और नया अर्थ देते हों, जैसे नीलकंठ। अब देखो नील शब्द का अर्थ अलग है, कंठ का अलग है, लेकिन ये जैसे एक में हुए वैसे नीलकंठ बन गए। और जैसे ही नीलकंठ बना वैसे आपने विग्रह किया या इनका अर्थ निकला कि नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव। उसी तरह दश आनंद, आनंद माने मुख, दश माने 10 गिनती 10, तो 10 मुख। लेकिन जैसे ही 10 मुख हुआ वैसे ही एक नया तीसरा और रूढ़ और प्रसिद्ध अर्थ निकल गया, जैसे रावण इसका अर्थ है। पंक प्लस जा, पंक माने कीचड़, जा माने जन्म लेने वाला, कीचड़ से जन्म लेने वाला। तो कीचड़ से तमाम वस्तुएं जन्म, तमाम वनस्पतियां और जीवों का जन्म होता है। लेकिन पंकज कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो चुका है। तो पंकज कहते ही हमें कमल का ज्ञान हो जाता है। जल प्लस द,
जल देने वाले, तो जल कोई भी दे दे, लेकिन नहीं, जलद शब्द रूढ़ हो चुका है बादल के अर्थ में। उसी तरह लंब प्लस उदर, लंबोदर जैसे आपने कहा, वैसे ही गणेश जी की छवि हमारे मानस में बन जाती है। और पीत प्लस अंबर, पीले हैं वस्त्र जिनके, अर्थात कृष्ण जी या विष्णु जी, दोनों का अर्थ लिया जा सकता है। तो योग रूढ़ वे संज्ञाएं होती हैं जो एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हों और कोई नया अर्थ देते हों। तो रूढ़ या मूल शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ या मूल शब्द का मतलब जिनके सार्थक खंड ना हो सके, जिनके एक आध वर्ण इधर उधर करने से अर्थ का अनर्थ हो जाए, शब्द ही नष्ट हो जाए, वह रूढ़ या मूल शब्द होते हैं। दूसरे यौगिक, दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से बने हों और दोनों का अपना अलग अलग अर्थ हो। और योग रूढ़ का मतलब कि जो तीसरा अर्थ देते हों। तो इस तरह व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अब अर्थ के आधार पर हम संज्ञाओं का विवरण पढ़ते हैं। अर्थ के आधार पर वही सारी पारंपरिक संज्ञाएं जिन्हें अब तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं वो चीज़ें आएंगी। अर्थ के आधार पर संज्ञा भेद। नंबर 1, ये 5 तरह की संज्ञाएं हैं। जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक, 3 भाववाचक, 4 द्रव्यवाचक और नंबर 5 समूहवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं मानी जाती हैं जो परंपरागत रूप से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हमारे व्याकरणाचार्यों ने इन्हें अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद बताए हैं। अब नंबर 1 का हम विस्तार करते हैं, जातिवाचक संज्ञा। इसका विस्तार करेंगे। परिभाषा लिखिए कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का बोध होता है। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर से सारे घरों का, पहाड़ से सारे पहाड़ों का, नदी से सारी नदियों का, सारी नदियों का बोध हो जाता है। अब आप देखें कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर से सारे घरों का, हमने कह दिया घर, घर एक जातिवाचक संज्ञा है। अब घर कहने से घर की सारी जातियों का ज्ञान हो जाता है, सारे घरों की एक जाति है। पहाड़ कहने से सारे पहाड़ों का, आपने कह दिया पहाड़, तो जितने भी दुनिया में पहाड़ हैं सबकी एक जाति हो गई। नदी से सारी नदियों का ज्ञान हो गया। तो अगर आपने कह दिया घर, पहाड़, नदी,
ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनके एक से कहने से हमें अनेक इन्हीं जाति का बोध हो जाता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कुछ खास चीज़ें क्या क्या हैं जो जातिवाचक संज्ञा में आती हैं, जैसे नंबर 1 व्यवसाय, पदों और कार्यों के नाम। और कार्यों के नाम, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे माता, पिता, भाई, अध्यापक, मजदूर, वकील आदि। ये सब, कोई भी व्यवसाय हो, कोई पद हो, कोई कार्य हो, जैसे माता, पिता, भाई, अध्यापक, मजदूर, वकील, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। नंबर 2 पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नामों में जो प्रमुख चीज़ें आएंगी वो ये हैं, कोई भी पशु हो, हिरन, शेर, नीलगाय, तोता, मैना आदि जितने भी हैं, इन सब की एक जाति होती। हिरणों की एक जाति है, शेरों की एक जाति है, नीलगायों की एक जाति है, तोतों की एक जाति है। अगर हाँ तोते, आपके तोते का नाम अगर मिट्ठू है तो मिट्ठू व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन अगर वो तोता है तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। और तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों के नाम, ये जितने भी हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे आंधी, बिजली, तूफान, और क्या होगा, आंधी, बिजली, तूफान और ज्वालामुखी आदि। ये जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं ये सब जातियों में आएंगे। भूकंप और भी बढ़ा लीजिए, वर्षा, भूकंप, जितने भी ये प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सब जातिवाचक संज्ञाओं में आएंगी। तो ये रही जातिवाचक संज्ञा, एक जाति होनी चाहिए बस। अब आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, बहुत विद्यार्थी हमारे जाति और व्यक्तिवाचक में फंसे होते हैं, वो कंफर्म नहीं कर पाते कि कौन सी जातिवाचक है और कौन सी व्यक्तिवाचक है। तो इस असमंजस से मैं बाहर करता हूँ आपको। और व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 2, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध हो। जिन शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो। उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रमुख नाम आएंगे, जैसे राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, और भी आप जितने नाम ले सकते हैं, जितने भी नाम हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब देखो, ये सब राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, ये सब मनुष्यों के नाम हैं। अगर कह दें मनुष्य तो सारे मनुष्यों की एक जाति है, वो जातिवाचक संज्ञा में हो गया। लेकिन अगर मनुष्य का नाम ले लिया आपने तो वो एक व्यक्तिगत बात हो गई। राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं।
और आगे हम बढ़ते हैं कि आप जितने भी फलों के नाम ले लें, अमरूद और रामायण, रामायण एक पुस्तक है, गीता, और जितने भी नाम आप लेते जाएं ये सब व्यक्तिवाची हैं। गंगा, यमुना, बनारस, और गीता के बाद कुरान भी ले लीजिए, गंगा, यमुना, बनारस, मेरठ आदि, जितने भी आप जयपुर, दिल्ली चाहे जो कह लें, जो भी नाम हैं वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आ जाएंगे। ये हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तीसरी संज्ञा की हम बात करते हैं, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, क्रिया, अवस्था, विशेषता आदि का बोध हो। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, क्रिया, अवस्था, विशेषता आदि का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे मिठास, जैसे नम्रता, जैसे मानवता, और अच्छाई, बुराई, सुंदरता, अमीरी, गरीबी, ये सारी अच्छाई, बुराई, सुंदरता, अमीरी, गरीबी, ये जितने भी शब्द हैं ये सब भाववाचक संज्ञा में आएंगे। तो हमने संज्ञा के 3 भेद देख लिए। अब चौथा देखते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ये आपने देख लिया। अब चौथा देखते हैं हम, द्रव्यवाचक या समूहवाचक। आगे पीछे चाहे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखते हैं इसे समूहवाचक। नंबर 4, समूहवाचक। इनकी परिभाषा होगी, जिन शब्दों से किसी समूह का बोध हो, समूह का बोध हो, वो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे कक्षा, सेना, टीम, गिरोह, गुच्छा, गट्ठर। और उदाहरण देखते हैं, ढेर, संघ आदि। ये सारे समूहवाचक हैं जिन शब्दों से किसी एक ही जाति के समूह का बोध हो। यहाँ ये लगा लीजिए, किसी एक ही जाति, एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं, एक ही जाति के व्यक्तियों या किसी एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, और एक ही जाति के व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध हो। थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, वस्तुओं के समूह का बोध हो, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञाएं होती। जैसे कक्षा हुई, कक्षा में विद्यार्थी एक ही जाति के बैठे हैं। सेना हुई, टीम, गिरोह, गुच्छा। अगर अंगूर का गुच्छा है तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई।
गट्ठर है, ढेर है, संघ है, जहाँ कोई समूह की बात हो वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। और नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए कि जिन शब्दों से ठोस, द्रव, गैस आदि का बोध हो, जिन शब्दों से ठोस, द्रव, गैस आदि का बोध हो, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, लोहा, ये सब द्रव्य हैं जिसमें द्रव्य आवें, द्रव्यवाचक जिसमें हो, जो द्रव्य का ज्ञान कराए, वह द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। जैसे धुआं, ऑक्सीजन आदि, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो गई। तो द्रव्यवाचक संज्ञाएं वह होती हैं जो ठोस, द्रव, गैस आदि द्रव्य पदार्थों का बोध कराएं, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, लोहा, धुआं, ऑक्सीजन आदि। तो इस तरह हमने देखा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। और कुछ विद्वान हमारे सिर्फ 3 तरह की संज्ञाएं मानते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, क्योंकि वे समूहवाचक और द्रव्यवाचक इनका विलय जातिवाचक में कर दिया करते हैं। इनका विलय जातिवाचक में हो सकता है, लेकिन अर्थ के आधार पर 5 तरह के भेद हैं, तो हम पांचों के बारे में हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। और एक बार आप अपनी गाइड से भी पढ़ लीजिएगा, बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बस। और बात अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर अगली कक्षा के लिए जय हिंद।